नमस्कार। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले ई क्लास में हमने गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचार पार्ट 1 के बारे में अध्ययन किया था। शिक्षा संबंधी पार्ट 1 में गांधी जी ने शिक्षा का महत्व और शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताया। शिक्षा योजना बताई। शिक्षा योजना को 2 भागों में गांधी जी ने वर्गीकृत किया, जिसमें बुनियादी शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में उन्होंने अपना शिक्षा योजना प्रस्तावित की। और शिक्षा के माध्यम से ही आत्मिक, चारित्रिक, नैतिक, सत्य और अहिंसा का ज्ञान होने की बात कही। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया। चाहे विद्यार्थी अपनी स्वेच्छा से अन्य भाषाओं का अध्ययन करें, लेकिन उन्होंने बुनियादी शिक्षा में विद्यार्थियों पर अंग्रेजी भाषा के विचारों का विरोध किया। और बुनियादी शिक्षा जो माध्यमिक स्तर तक की होगी, उसमें विद्यार्थी इतना कुछ सीख जाए कि वो अपने कौशल के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने चरित्र का, अपनी आत्मा का और अपने शिक्षा योजना का खर्च निकाल सके, और जिससे उसमें स्वावलंबन की भावना जागृत हो सके। और उनकी बुनियादी शिक्षा में न तो कोई बड़ी मशीनीकरण की या बड़े उद्योगों की या उस तरह के बड़े वित्तीय भार की भारत जैसे देश में बोझ नहीं पड़े, इसलिए उन्होंने बुनियादी शिक्षा योजना अपनी इस प्रकार से तैयार की। अब हम गांधी जी की उच्च शिक्षा योजना के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस दृष्टि से शिक्षा में औपचारिक स्कूलों, कॉलेजों या विश्वविद्यालयों का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि सच्ची शिक्षा तो व्यक्ति के उस सकारात्मक दृष्टिकोण में व्यक्त होती है जिसके माध्यम से वह आत्म साक्षात्कार के लिए समर्पित एक जागृत व्यक्ति के रूप में एक प्रगतिशील और न्यायनिष्ठ समाज की स्थापना का सक्रिय माध्यम बनता है। गांधी जी ने सच्ची शिक्षा के जो बारे में बताया कि ये जीवन पर्यंत या ये आयु में बांधकर इस शिक्षा को नहीं रखा जा सकता। सच्ची शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, और इसमें स्कूलों, कॉलेजों या यूनिवर्सिटीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्म साक्षात्कार और समाज के लिए समर्पित प्रगतिशील और न्यायनिष्ठ व्यक्ति नहीं होगा, तब तक ऐसे स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की शिक्षाओं का शायद कोई ज़्यादा समाज के प्रति बड़ा योगदान नहीं माना जा सकता। प्रारंभिक जो शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा के बारे में जो बताया था, उसमें भी ये था कि ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। आज भी स्कूल या शिक्षण संस्थाओं के द्वार पर यही एक शब्द वाक्य लिखा रहता है कि ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। और इसी संदर्भ में गांधी जी ने भी यही कहा
कि चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे कॉलेज उच्च स्तर की शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा हो, यदि व्यक्ति में सकारात्मकता, आत्म साक्षात्कार के जरिए उसमें एक समर्पित जागृत व्यक्ति के और न्यायनिष्ठ व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान या कार्य नहीं करेगा, तो इस शिक्षा का या उच्च शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। गांधी जी के अनुसार ऐसे शिक्षा तो जीवन की पाठशाला में प्राप्त की जा सकती है। आदर्श की दृष्टि से औपचारिक शिक्षण संस्थाओं को अनावश्यक मानते हुए भी गांधी जी ने एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए शिक्षा प्राप्ति के साधन के रूप में इन संस्थाओं के महत्व को स्वीकार किया। बुनियादी शिक्षा के माध्यम से उन्होंने विद्यालयों को विद्यार्थियों और ग्रामीण जीवन की आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाने का प्रयत्न किया। उच्च शिक्षा के प्रति गांधी का दृष्टिकोण देश की रचनात्मक आवश्यकताओं से प्रेरित है। वे उच्च शिक्षा की भूमिका को क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते थे और उसे राष्ट्रीय आवश्यकताओं से जोड़ना चाहते थे। उच्च शिक्षा के संबंध में गांधी जी के जो सुझाव थे वो इस प्रकार उन्होंने अपने सुझाव बताए हैं। नंबर 1, उच्च शिक्षा में होने वाले व्यय का भार राज्य द्वारा वहन नहीं किया जाना चाहिए। ये विचार गांधी जी का स्वयं अपना था, जबकि वर्तमान वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा सभी को शिक्षा दिए जाने का और उसका अधिकतम व्यय सरकार या राज्य द्वारा ही वहन किया जाता है। हालांकि गांधी जी ने माध्यमिक स्तर की शिक्षा को बालक बालिकाओं के लिए ज़रूरी और अनिवार्य बताया था, लेकिन उच्च शिक्षा के संदर्भ में उनका मानना था या उनकी योजना थी कि उच्च शिक्षा में होने वाले व्यय का भार राज्य द्वारा वहन नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 2, तकनीकी और इंजीनियरिंग कॉलेजों पर होने वाले व्यय का भार औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वहन करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये कॉलेज इन्हीं प्रतिष्ठानों के कार्य करने के लिए स्नातकों को तैयार करेंगे। दूसरे जो उच्च शिक्षा के बारे में जो उनकी योजना है, उनका मानना था कि तकनीकी और इंजीनियरिंग की कॉलेजों का भार या खर्चा औद्योगिक या व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा वहन करना चाहिए, क्योंकि उनमें जो विद्यार्थी अध्ययन करेगा वो अध्ययन करने के पश्चात उन्हीं प्रतिष्ठानों में या उन्हीं व्यापारियों के कारखानों में जाकर अपनी सेवाएं देगा। तीसरा जो उच्च शिक्षा के बारे में उनका प्लान है, कृषि विश्वविद्यालयों स्वयंपोषी आधार पर संचालित किए जाने चाहिए। कृषि जो महाविद्यालय हैं या कृषि संबंधी जो ज्ञान है वह स्वयंपोषी या वित्तपोषी योजनाओं के द्वारा संचालित किए जाने चाहिए। कृषि कॉलेजों की शैक्षणिक गतिविधियां अनिवार्य रूप से कृषि को व्यवहारिक उत्पादन से जुड़ी होंगी। अतः ऐसे महाविद्यालय अपना व्यय स्वयं अपनी गतिविधियों से पूरा कर सकेंगे। कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि स्नातकों या कृषि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में वो स्वयंपोषी योजना की बात करते हैं, और वो इसलिए कि वो अपनी सेवाएं कृषि क्षेत्र में जाकर देंगे और अपने गतिविधियों के माध्यम से वो अपना धन इकट्ठा करेंगे, तो वो स्वयंपोषी आधार पर कृषि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय संचालित किए जा सकेंगे।
चौथा जो उच्च शिक्षा के बारे में उनका प्लान है, मेडिकल शिक्षा से जुड़े महाविद्यालयों को चुने हुए अस्पतालों के साथ संबद्ध कर दिया जाना चाहिए। अब ये बात इसलिए कही क्योंकि मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अस्पतालों में जाकर ही अपनी सेवाएं देंगे और वहाँ से अपनी जीविका कमाएंगे। इसलिए उनका मानना था कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े महाविद्यालयों को चुने हुए अस्पतालों के साथ संबद्ध या उनके साथ जोड़ दिया जाना चाहिए। इन अस्पतालों से धनाढ्य और संपन्न लोग ही अधिक लाभ उठाएंगे, अतः धनवान और व्यापारी वर्ग मेडिकल कॉलेजों पर होने वाले व्यय का स्वेच्छापूर्ण व्यय वहन करेंगे, ऐसा गांधी जी का मानना था। हालांकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाएं सरकार के द्वारा या की जानी चाहिए या की जा रही हैं वर्तमान समय के राज्यों द्वारा, लेकिन गांधी जी का उस समय तत्कालीन व्यवस्थाओं या तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपना ये सुझाव उच्च शिक्षा के बारे में दिया था। कला संकाय के कॉलेज गांधी जी के अनुसार स्नातकों को केवल साधारण ज्ञान उपलब्ध कराते हैं। कला संकाय में विद्यार्थियों को किसी विशिष्ट क्षेत्र में अधिक कौशल अर्जित नहीं करवाया जाता, अपितु वे उन्हें ऐसा ज्ञान देते हैं जिसे स्वतंत्र सुखाय माना जाता है। गांधी जी ने ध्यान दिलाया कि कला संकाय के अनेक महाविद्यालय पहले से ही निजी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं, अतः उन्होंने कला संकाय के महाविद्यालयों की स्थापना अथवा उनके संचालन में राज्य द्वारा व्यय किए जाने को आवश्यक माना है। नंबर 6 जो उच्च शिक्षा के बारे में जो प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा दिया गया, उच्च शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से नहीं दी जानी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी गांधी जी अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा के विरोध करते थे। हालांकि उनमें विद्यार्थी अगर किसी अन्य भाषा को सीखना चाहे तो वो उसकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। उनका कहना था कि विदेशी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान किए जाने से राष्ट्र की अपूरणीय बौद्धिक और नैतिक क्षति हुई है क्योंकि तत्कालीन समय में अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से दिया जा रहा था और उनको अंग्रेजी भाषा सिखाकर वो अपने स्वयं के हित के लिए उनको विदेशों में भेज रहे थे या अपने हितों के लिए उनके ज्ञान को काम ले रहे थे। और दादा भाई नौरोजी ने इसको ब्रेन ड्रेन थ्योरी दी थी कि बुद्धि का पलायन, क्योंकि ये क्षति इस रूप में हुई कि विद्यार्थी को ज्ञान यहाँ मिला, उसका ज्ञान का फ़ायदा भी यहीं के भारतीयों को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो एक बहुत बड़ी क्षति के रूप में गांधी जी ने उसको जाना कि बुद्धि का पलायन या बुद्धिमान लोगों का पलायन पाश्चात्य देशों में हो गया। इसलिए वो अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने का विरोध करते थे। गांधी जी ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा की भांति उच्च शिक्षा भी विद्यार्थियों को या तो उनकी अपनी मातृभाषा में दी जानी चाहिए या किसी ऐसे अन्य प्रांतीय राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से दी जानी चाहिए जिसका विद्यार्थियों में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर अध्ययन किया हो। उच्च शिक्षा के संबंध में गांधी जी ने उपरोक्त सुझावों के विश्लेषण से ये स्पष्ट है
कि उच्च शिक्षा की विभिन्न शाखाओं का व्यय शिक्षा की उस शाखा में तैयार स्नातकों की सेवाओं से लाभान्वित होने वाले वर्ग द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए को उन्होंने उचित माना है, जिससे एक और राज्य पर उच्च शिक्षा के व्यय का अनावश्यक भार नहीं पड़े और वहीं वांछित संख्या में विभिन्न व्यवसायों के लिए सुशिक्षित और प्रशिक्षित स्नातक उपलब्ध हो सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा के पीछे युवकों की अंध दौड़ व्यर्थ है। जैसा कि वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं कि विद्यार्थी उच्च शिक्षा के पीछे अंध दौड़ में लगे हुए हैं और उसके कारण जो गांधी जी ने बताया उसी का रूप देखने को मिलता है। गांधी जी ने जो अंध दौड़ व्यर्थ है के बारे में क्या आगे बताया है, क्योंकि इससे युवाओं में दिशाहीनता उत्पन्न होती है और बेरोजगारी के कारण हताशा भी उत्पन्न होती है। वो वास्तव में देश में उच्च शिक्षा का अनियंत्रित विस्तार नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, मैं उच्च शिक्षा का शत्रु नहीं हूँ। मेरी योजना के अंतर्गत अधिक और श्रेष्ठ पुस्तकालय होंगे या होने चाहिए, अधिक और श्रेष्ठ प्रयोगशालाएं होंगी या होनी चाहिए, अधिक और श्रेष्ठ शोध संस्थाएं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हमें रसायन शास्त्रियों, इंजीनियरों और दूसरे विशेषज्ञों की ऐसी सेवा उपलब्ध होगी जो वास्तव में देश में सेवक होंगे, देश के सेवक होंगे और देश की जनता की आवश्यकताओं और अधिकारों के प्रति निरंतर सचेत रहते हुए जनता की विकासशील आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे या उनकी जरूरी और अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। ये सभी विशेषज्ञ विदेशी भाषा में बात नहीं करेंगे, अपितु जनता की भाषा ही बोलेंगे ताकि जनता उनके विचारों को, उनके ज्ञान को अच्छे से समझ सके। उनके द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान देश की जनता की सामूहिक संपत्ति होगी। इस उच्च शिक्षा में पश्चिमी अनुसरण की अपेक्षा मौलिक कार्य को महत्व प्रदान होगा। इस शिक्षा का व्यय भी उचित व समान रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य विभाजित कर दिया जाएगा। गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों के विवेचना से स्पष्ट है कि यद्यपि वे परंपरागत अर्थ में शिक्षाविद नहीं थे, अपितु उन्होंने शिक्षा के विषय में एक स्पष्ट दृष्टिकोण और व्यवहारिक रूपरेखा का प्रतिपादन किया। गांधी जी ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे मानव के सर्वांगीण विकास का साधन बताया। प्लेटो की भांति उन्होंने भी स्वीकार किया कि एक सार्थक और उद्देश्यपूर्वक शिक्षा प्रणाली व्यक्ति और समाज दोनों के हितों की पूर्ति करती है या दोनों के हित में काम करती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने चरम साध्य सत्य से साक्षात्कार को अर्जित कर सकता है, वहीं उसके माध्यम से समाज को ऐसे उन्नत नागरिक उपलब्ध हो सकते हैं जो उच्चतर नैतिक मूल्यों पर आधारित एवं न्यायनिष्ठ समाज की स्थापना के कर्णधार बन सकते हैं। गांधी जी का दृढ़ मत था कि शिक्षा की दोष रहित प्रणाली के माध्यम से ही एक ऐसे समाज की कल्पना की जा सकती है जिसमें घृणा, अन्याय और शोषण के लिए कोई स्थान ही नहीं होगा तथा शाश्वत कर्तव्यबोध, सहिष्णुता और सौहार्दपूर्ण सामाजिक जीवन को प्रेरणा मिलेगी या प्रमाणित करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। उनका विचार था कि शिक्षा का उद्देश्य शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का समुचित विकास है और इस दृष्टि से वे अंग्रेज़ों द्वारा भारत में स्थापित शिक्षा पद्धति का बहुत अधिक विरोध करते हुए उसे दोषपूर्ण मानते थे। उनका मानना था
कि शिक्षा व्यवस्था युवाओं का सर्वांगीण विकास करने में असमर्थ है। शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषा होने के कारण ही विद्यार्थियों का और अहित होगा। इस प्रकार ये गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों का जो सार था उसके बारे में हमने इस शिक्षा संबंधी पार्ट 2 में उनकी उच्च शिक्षा के बारे में समझा। वो किस प्रकार शिक्षा योजना या उच्च शिक्षा किन के लिए होनी चाहिए, किस माध्यम से होनी चाहिए, शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए और शिक्षित व्यक्ति का भी समाज के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, इन सब के बारे में उन्होंने विस्तार से अपने शिक्षा योजना में बताया है। इसी के साथ गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों के बारे में हम जाने हैं। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।